दोस्तों अपना YouTube चैनल झारखंड उत्कर्ष में दोस्तों आज का जो क्लासेस है क्षेत्रीय राजवंश का अंतिम क्लास है। हमने झारखंड इतिहास को सिस्टमेटिक वे में पढ़ने का प्रयास किया है और आज प्राचीन झारखंड इतिहास का क्षेत्रीय राजवंश का अंतिम आज क्लास है। आज हम लोग दो महत्वपूर्ण राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। एक आपका सिंहभूम का सिंह वंश और एक आपका ढालभूम का ढाल वंश। इन दो राजवंशों का अध्ययन हम लोग करेंगे और इन्हीं दो राजवंश को पढ़ने के बाद हम लोग क्षेत्रीय राजवंश कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। हम लोग देखेंगे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंहभूम का सिंहवंश। तो ये जो हम लोग सिंहवंश की बात कर रहे हैं, सिंहवंश की बात अगर हम करें, सिंहवंश की बात करें तो ये जो है सिंहभूम का सिंहवंश है। सिंहभूम का सिंहवंश की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग जो देखने का प्रयास करेंगे कि इसका जो विस्तार था, सिंहवंश का जो क्षेत्र जो विस्तार था वो आपका कहां था। अगर हम इसका विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार जो था सिंहभूम क्षेत्र था, सिंहभूम क्षेत्र। अर्थात आज अभी वर्तमान समय में सिंहभूम को दो हिस्सा हम लोग देखते हैं, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। उस वक्त के समय दोनों सिंहभूम मिला हुआ था, इसलिए विस्तार सिंहवंश का हम लोग देख रहे हैं सिंहभूम क्षेत्र में इसका विस्तार क्षेत्र था। लेकिन इसी सिंहभूम को एक इतिहासकार ने पोड़हाट के सिंह राजाओं का क्या बोला, पोड़हाट के सिंह राजाओं का भूमि कहा है। पोड़हाट के सिंह राजाओं का भूमि कहा है। भूमि मतलब भूमि कहा है, किसने कहा है भाई? हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो हम लोग देख पा रहे हैं कि सिंहभूम क्षेत्र में ये सिंहवंश का विस्तार होता है और पोड़हाट के सिंह राजाओं का भूमि कहा गया है। सिंहभूम क्षेत्र को कहा गया, सिंहभूम को कहा गया। किसको बोला गया है? पोड़हाट के सिंह राजाओं की भूमि किसे बोला गया है? तो सिंहभूम को बोला गया है। तो ये जो सिंहभूम है, इस सिंहभूम की बात कर रहे हैं। तो ये जो कहा, किसने कहा? तो डब्ल्यू हंटर साहब ने कहा। किसने बोला? तो डब्ल्यू हंटर ने इसे बोला। जिसने सिंहभूम को कहा कि पोड़हाट के सिंह राजाओं का भूमि है, तो वो बोला डब्ल्यू हंटर ने कहा। डब्ल्यू हंटर के अकॉर्डिंग सिंहभूम को बोला गया कि पोड़हाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा जाता है। ठीक है, किसने कहा? तो डब्ल्यू हंटर ने कहा। लेकिन हंटर ने तो जरूर कहा, डब्ल्यू हंटर ने कहा। तो ये जो हंटर साहब ने कहा, ये किस पुस्तक में कही? अपनी एक रचना है, इनकी एक कृति है। उस पुस्तक को हम समझने की बात करेंगे कि द इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया। क्या नाम है? द इंपीरियल, इस पुस्तक का नाम है द इंपीरियल गजेटियर, द इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया। क्या है? इंडिया। क्या चीज? इंडिया। द इंपीरियल गजेटियर क्या है? गजेटियर, इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो सिस्टम है हम लोग देख पा रहे हैं कि डब्ल्यू हंटर साहब की पुस्तक है।
इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है द इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया। में इन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि सिंहभूम को पोड़हाट के सिंह राजाओं का भूमि कहा गया है या भूमि है। यहां तक क्लियर है कि सिंहभूम को किसने पोड़हाट के सिंह राजाओं की भूमि माना है? तो डब्ल्यू हंटर साहब ने। तो डब्ल्यू हंटर का कृति क्या है, पुस्तक क्या है उनका? तो द इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, द इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, ये हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि सिंहवंश जो था आगे चल करके सिंहवंश आगे चल करके दो शाखाओं में बढ़ जाता है, दो शाखाओं में बढ़ जाता है। ठीक है, दो शाखाओं में बढ़ जाता है, दो शाखाओं में। ठीक है, अब यहां हम लोग देखते हैं कि सिंहवंश जो है दो शाखाओं में बढ़ता है। अब ये जो दो शाखाओं की जानकारी हमें जो मिलती है वह कहां से हमें मिलती है? तो सिंहवंश के पारिवारिक इतिहास हम यहां लिखते हैं, सिंहवंश के पारिवारिक इतिहास वंश प्रभा से। इतिहास सिंहवंश के पारिवारिक इतिहास किसमें जिक्र किया गया? वंश प्रभा में। ये वंश प्रभा, ठीक है। सिंहवंश के पारिवारिक इतिहास की जानकारी मिलती है वंश प्रभा से, और यही वंश प्रभा में ये उल्लेख मिलता है कि सिंहवंश का दो शाखाएं, दो शाखाओं में विभक्त था। इन्हीं वंश प्रभा में जिक्र है दो शाखाओं में विभक्त है। ठीक है, दो शाखा। पहला शाखा कौन था हम लोग देखते हैं। पहली शाखा, एक तो पहली शाखा थी, पहली शाखा, और दूसरी शाखा। ठीक है, पहली शाखा और दूसरी शाखा, ये जानकारी हमें सिंहवंश के वंश प्रभा से मिलती है, उन लोगों के इतिहास। तो पहली शाखा अगर देखें सिंहवंश की, तो इनकी जो स्थापना हुई पहली शाखा की लगभग 8वीं सदी के प्रारंभ में होती है। 8वीं सदी के प्रारंभ में इनकी स्थापना होती है पहली शाखा का। तो पहली शाखा की स्थापना 8वीं सदी के आरंभ में या प्रारंभ में। दूसरी शाखा का जब होता है तो ये दूसरी शाखा का जो स्थापना होता है वो 13वीं सदी के प्रारंभ में, 13वीं सदी के प्रारंभ में, 13वीं सदी के प्रारंभ में या आरंभ में। ठीक है, अब इन दोनों शाखाओं का आज हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहली शाखा देख लिए कि वंश प्रभा हमें जानकारी देती है कि दो शाखाओं में सिंहवंश विभक्त था, पहली शाखा, एक थी दूसरी शाखा। अब क्या है कि 7वीं सदी के अंत में सिंहवंश पहली बार जिस व्यक्ति से मिलते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, सिंहवंश के लोग जिन व्यक्ति से मिलते हैं वह व्यक्ति था भूइयों या सरकों। तो यहां हम बात करते हैं पहली शाखा की। अब हम बात करने जा रहे हैं। इस पहली शाखा में मोटा 7-8 पॉइंट है, इसे हम देख लेते हैं। इसे हम मिटा देते हैं ताकि स्पेस में मिल जाए। आइए, पहली शाखा अगर हम जब बात करते हैं तो इनका जो सबसे पहला जो पॉइंट अगर हम देखें, पहली पॉइंट कि 7वीं सदी में, क्या 7वीं सदी के अंत में सिंहवंश के लोग सबसे पहले दो लोगों से मिलते हैं। कौन कौन है भाई? सबसे पहले किनसे मिलते हैं? एक तो आपका भूइयों से मिलते हैं, भूइयों तथा सरकों।
सड़कों से, ठीक है, सड़कों से मिलते हैं, ठीक है। ये 7वीं सदी के अंत में सिंह वंश के लोग सबसे पहले भूइयों तथा सड़कों से मिलते हैं। एकदम नोट्स हम बनवा दे रहे हैं, धीरे धीरे आप लोगों को चलना है। ये भूइयों को याद रखिएगा, मतलब 7वीं सदी के अंत में सिंह वंश के लोग सबसे पहले भूइयों तथा सड़कों से मिलते हैं। जैसे ही सिंह वंश के लोग सिंहभूम क्षेत्र में आते हैं, सिंह वंश के लोग सिंहभूम के लोगों से पहली बार सिंहभूम में जो मिलते हैं, सिंह वंश के लोग सबसे पहले सिंहभूम में ही मिलते हैं। कहां मिलते हैं भाई? सिंहभूम में। सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं सिंहभूम में, यहीं पे समझ आइएगा। सबसे पहले भूइयों तथा सड़कों से मिलते हैं, कहां मिलते हैं? तो सिंहभूम में। याद रहेगा? याद रहेगा, क्योंकि हम सिंहभूम का इतिहास ही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल याद रहेगा सर। अब हम लोग देखते हैं पहली शाखा का दूसरी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर इनके संस्थापक की यदि बात किया जाए तो इनके संस्थापक जो थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे, और उस व्यक्ति का नाम था काशीनाथ सिंह। क्या नाम था? काशीनाथ सिंह। संस्थापक कौन थे? संस्थापक की अगर बात करें, संस्थापक काशीनाथ सिंह था। काशीनाथ सिंह, याद रहेगा कि इस पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? काशीनाथ सिंह, ठीक है। अब अगर इनका पहली शाखा का हम देख रहे हैं, स्थापना कब हुआ था? तो 8वीं सदी के आरंभ में। स्थापना वर्ष हम देखें तो इनका स्थापना हम लिखें, ये दोनों में जो हम लिखे हैं ये स्थापना वर्ष है, स्थापना सदी है। स्थापना 8वीं सदी में किया गया था, अर्थात 7वीं सदी के अंत में और 8वीं सदी के प्रारंभ में पहली शाखा का क्या किया गया था? स्थापित किया गया था, ठीक है, स्थापना किया गया था। अब हम लोग देखते हैं धीरे धीरे आरंभ में क्या होता है कि इन वंशों पर, इस पहली शाखा पर छोटा नागपुर नागवंशियों का प्रभाव रहता है। कुछ समय तक नागवंशियों का प्रभाव रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये सिंहवंश के लोग अपने आप को स्वतंत्र कर देते हैं। अपने आप को क्या करते हैं? स्वतंत्र कर देते हैं। तो हम यहां लिख देते हैं, तो आरंभ में लोग, याद रखिए यहां लिख दे रहे हैं, आरंभ में छोटा नागपुर के नागवंशियों का प्रभाव था। छोटा नागपुर के नागवंशियों का प्रभाव था, परंतु धीरे धीरे यह प्रभाव खत्म हो गया। जब यह प्रभाव खत्म हो गया तो स्वतंत्र रूप से अपना शासन करना प्रारंभ कर दिया शासक लोग। किस? पहली शाखा के शासक, अर्थात सिंह वंश के शासक, ठीक है। तो धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र करने चल दिए। लेकिन जो शासक, यहां तक कि शासक बने इस पहली शाखा के, उन शासकों का जो क्रियाकलाप था, उन शासकों की क्रियाकलाप का जो जानकारी है हमें नहीं मिल पाती है। आखिर शासक जितने भी आए, वह शासक किन किन काम किए, वह कौन कौन सा कार्य किए, उन कार्यों का उल्लेख कहीं नहीं मिलती है, इनकी जानकारी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर पहली शाखा की हम बात करें तो इस पहली शाखा में 13 राजा हुए। इनकी जानकारी मिलती है कि पहली शाखा में कितने राजा हुए? 13 राजा। 13 राजा हुए, मतलब 13 शासक बने। यहां तो याद रहेगा। अब बात यह है, हम लोग देख पा रहे हैं कि 13 राजा हुए, ठीक है। अब 8वीं सदी में जब स्थापना पहली शाखा का हुआ तो अब धीरे धीरे पतन की ओर चला जा रहा है। अब पतन की ओर मूवमेंट कर रहा है, तो यह जो पहली शाखा जो रहा वह 13वीं सदी के प्रारंभ तक रहा। पहली शाखा कब से कब तक रहा? तो 8वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी के प्रारंभ तक पहली शाखा के शासकों ने शासन किया। तो अगर हम इसका बात करें, अगर हम बात करें कि 13वीं सदी में क्या होता है? शासन रहा। क्या रहा? शासन। आइए लिखते हैं, पहली शाखा का जो रहा 13वीं सदी के
प्रारंभ तक शासन किया। पढ़ पा रहे हैं आप लोग? वेरी गुड। ये जो हम जो लिख दे रहे हैं वो हम बोल भी दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं उस चीज को आप लिख लीजिएगा। तो हम देखें कि पहली शाखा का मोटा मोटी हम लोग पांच बिंदु हम लोग देख रहे हैं। पहली बात कि ये जो सीवंश की जानकारी हमें मिलती है किस इतिहास के पन्नों से मिलती है, तो वंश प्रभा के इतिहास के पन्नों से मिलती है। तो वंश प्रभा 2 शाखाओं में जानकारी उपलब्ध कराता है। पहली शाखा कब स्थापना हुई थी? तो 8वीं सदी में, 8वीं सदी के आरंभ में। कहीं कहीं आपको देगा 7वीं सदी के अंत में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8वीं सदी के प्रारंभ में क्या हुआ था? पहली शाखा का स्थापना हुआ था। इनके संस्थापक कौन थे? तो काशीनाथ सिंह थे। यहां तक क्लियर है? काशीनाथ सिंह थे। अब जो है सबसे पहली बार जब ये सीवंश के लोग पहली शाखा आए तो सिंहभूम में किन किन लोगों से मुलाकात की? तो वह जो 2 व्यक्ति पर्सनालिटी थे वह भुइयों और सरकों थे। सिंहभूम को इन्हीं 2 लोगों से मिलना पहली बार मिले। किन किन लोगों से? भुइयों और सरकों से। इसे याद होना चाहिए भाई, क्योंकि सिंह वंश के लोग सबसे पहली बार सिंहभूम में मिलते हैं इन 2 व्यक्तियों से, भुइयों और सरकों से। अब जो है, अब क्या होता है कि पहली शाखा में क्या होता है, 13वीं छोटा नागपुर नागवंशियों का प्रभाव था, धीरे धीरे अपना प्रभाव खत्म होता गया और अपने आप में ये क्या कर दिया गया? क्षेत्र अपने आप में स्वतंत्र घोषित करता चला गया और शासन करना प्रारंभ कर दिया। कौन? ये 8वीं सदी के शासक लोग। अब इसमें पहली शाखा में जो राजा हुए वो 13 राजा, कुल टोटल राजाओं की संख्या कितनी? 13 राजा। कितनी? 13। याद रखिएगा, यह सवाल पूछा जाएगा। अब जो पहली शाखा का पतन कब हो गया, तो इसका मतलब पतन कह सकते हैं या शासन जो किया वो 13वीं सदी के प्रारंभ तक शासन किया। ये आपका पहली शाखा का इतिहास था। इन पहली शाखा के बारे में हम लोग जानने का प्रयास किया। अब बात करते हैं हम लोग दूसरी शाखा का। अब दूसरी शाखा का हम बात करते हैं। दूसरी शाखा को थोड़ा एक बहुत ही आप यहां तक लिख लें, उसके बाद दूसरी शाखा को हम अलग से इसे लिखते हैं, समझते हैं। दूसरी शाखा समझ में आता होगा जरूर, आपको लाइक या कमेंट जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास अच्छा लगता है, जिससे हम और बेहतर ढंग से आपको पढ़ा सकें और आपको कुछ नया नया चीज दे सकें। उम्मीद करते हैं कि यह क्लास अच्छा लग रहा होगा। आइए शुरुआत करते हैं दूसरी शाखा, जो हमारा झारखंड की बात है। क्योंकि झारखंड एक ऐसा देश के अंतर्गत, एक ऐसा देश के अंतर्गत शामिल है। झारखंड जो एक पूरी तरह से लोकतांत्रिक देश है, उस लोकतांत्रिक देश में इतने खनिज संसाधन से संपन्न झारखंड राज्य होने के बावजूद भी आज झारखंड के लोग बेरोजगार हैं। आखिर इसका क्या वजह है? इसका वजह यह है कि कहीं ना कहीं जितने भी ये देश की सरकार या झारखंड की सरकार अगर बात करें, तो यहाँ की जो झारखंड की जो खनिज संपदा है, भारत के अन्य राज्यों को क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वह खनिज संपदा हमारा झारखंड में प्रयोग नहीं किया जाता। खैर ये भी बाद में बात करेंगे, लेकिन जो मेरा जो टॉपिक है दूसरी शाखा, सीवंश की दूसरी शाखा, दूसरी शाखा की बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है दूसरी शाखा। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? स्थापना 13वीं सदी के प्रारंभ में, 13वीं सदी के प्रारंभ में। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दूसरी शाखा हम लोग देख रहे हैं। अब दूसरी शाखा अगर बात करें, तो इस दूसरी शाखा के जो संस्थापक थे दर्प नारायण सिंह थे। कौन थे? दर्प नारायण सिंह। तो इनके जो सबसे बड़ी बात, स्थापना 13वीं सदी के प्रारंभ में हुआ। याद रखिएगा, इसको बार बार हम बोल रहे हैं कि दूसरी शाखा की स्थापना 13वीं सदी के प्रारंभ में। इसके अगर संस्थापक की बात करें, संस्थापक मेरे लाल, संस्थापक के बात हम करते हैं, तो संस्थापक की जब भी बात करते हैं दूसरी शाखा की, तो एक महान शख्सियत झारखंड के थे, उस व्यक्ति का नाम था दर्प नारायण सिंह। क्या नाम था? दर्प नारायण सिंह। दर्प नारायण सिंह। ठीक है, दर्प नारायण सिंह किस शाखा के संस्थापक थे? तो दूसरी शाखा के संस्थापक थे। तो याद रखिएगा, ये इनका जो शासन काल रहा
1205 से लेकर 1262 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। आप इसको एकदम बेहतरीन ढंग से समझते चलिएगा, क्योंकि ये जो क्रम है, ये कड़ी जो है, ये कंटिन्यू हम चलेंगे श्रृंखला को आगे लेकर के। तो 1205 आप देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत की उधर स्थापना होगा। आप जब मेडिवल हम लोग पढ़ते हैं, मेडिवल हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ने का बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत एक वंश है, दिल्ली वंश है। उस वक्त 1205 ईस्वी के आसपास में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, जबकि झारखंड में इसी वक्त सिंहभूम में शासन कर रहा होता है दर्प नारायण सिंह। दोस्तों, इतिहास की एक सबसे बड़ी खास बात क्या है, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि यदि आप इन शासकों का कालखंड को अगर याद कर लें तो आपको एक सुविधा हो जाती है, एक आसानी हो जाती है कि दूसरे कालखंड के राजाओं को समकालीन करने में हमें क्या होती है, मदद मिलती है। समकालीन कि कौन कौन सा शासक समकालीन है, इन शासकों को छांटने में हमें मदद मिलती है। तो धीरे धीरे ये डेट जो होगा आपके मस्तिष्क में धीरे धीरे चला जाएगा, लेकिन मेरे साथ बने रहिए, ये सारा डेट आपको कंप्लीटली याद हो जाएगा। दर्प नारायण सिंह 1205 से लेकर के 1262 ईस्वी तक होते हैं, लेकिन संस्थापक थे। इसके बाद जो इस वंश के जो शासक बनते हैं, उस शासक का नाम है दर्प नारायण सिंह का एक पुत्र था, पुत्र तो नहीं कहेंगे, इनका जो युधिष्ठिर एक व्यक्ति था, युधिष्ठिर, क्या नाम था, युधिष्ठिर, ठीक है, युधिष्ठिर क्या बोलते हैं इसको, युधिष्ठिर क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर। अब जो युधिष्ठिर जो है, युधिष्ठिर उस व्यक्ति का नाम, अगर हम युधिष्ठिर है, एक सेकेंड, इनका नाम थोड़ा सा बड़ा बढ़िया से लिख दे रहे हैं, युधिष्ठिर क्या नाम है, युधिष्ठिर, ठीक है। अब जो है इनका शासन कालखंड अगर देखें तो 1262 से लेकर के 1271 ईस्वी तक इनका कालखंड रहता है। ये युधिष्ठिर साहब, ठीक है। अब युधिष्ठिर साहब का एक बहुत बड़ा क्या है कि इनके समय में क्या होता है कि इसके बाद, युधिष्ठिर साहब के बाद इनका पुत्र सत्ता संभालता है। क्रम से हम शासक का बता रहे हैं। इनका पुत्र है, इनका पुत्र का नाम है काशीराम, क्या नाम है, काशीराम सिंह, क्या नाम है, काशीराम सिंह। काशीराम सिंह जो युधिष्ठिर का पुत्र थे, काशीराम, ठीक है। ये हम पुत्र लिख दे रहे हैं, यहां पे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इनके पुत्र थे काशीराम सिंह। इन्होंने, काशीराम सिंह ने क्या किया, एक काम किया, क्या कि बनाई, एक क्षेत्र था बनाई, क्या नाम था, बनाई क्षेत्र में पोरहाट नाम से एक नई राजधानी बनाई। इन्होंने एक बड़ा काम क्या किया, बनाई क्षेत्र में पोरहाट नाम का एक नया राजधानी बनाया, एक नई राजधानी बनाया, ठीक है। पोरहाट, इसे याद रखेंगे, पोरहाट को राजधानी किसने बनाया पोरहाट नाम से, तो काशीराम सिंह ने। मतलब यह जो क्षेत्र है बनाई क्षेत्र में, और बनाई क्षेत्र कहां भाई, सिंहभूम क्षेत्र में, कहां, सिंहभूम की बात कर रहे हैं। तो बनाई जो क्षेत्र है, कहीं ना कहीं ये जो बनाई हम जो बार बार बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये जो बनाई जो हम देख पा रहे हैं कि बनाई क्षेत्र में ही पोरहाट स्थित है। और ये जो पोरहाट हम लोग देखेंगे कि पोरहाट आपका किस जिला में, सिंहभूम जिला। अभी वर्तमान में देखिएगा कि सिंहभूम जिला दो हिस्सा में बट गया, एक आपका पूर्वी सिंहभूम और एक आपका पश्चिमी सिंहभूम। तो ये जो बनाई हो गया काशीराम के बारे में। अब इनके बाद जो शासक बनता है, इनके बाद जो शासक बनता है, उन शासक का नाम है अच्युत सिंह। क्या नाम है, अच्युत सिंह, अच्युत सिंह,
क्या नाम है? अच्युत सिंह। ये जो शासक हैं अच्युत सिंह, ठीक है, ये क्रम से हम शासक का बात कर रहे हैं। अब अच्युत सिंह जो थे, एक इन्होंने भी एक बड़ा कदम, पहला कदम क्या उठाए कि अच्युत सिंह ने भी पौरी देवी नाम की अपने राज्य में कुलदेवी घोषित कर दिए। कुलदेवी के रूप में पूरी देवी को मान लिए। क्या? पौरी देवी को। यहां हम लिख दे रहे हैं पौरी देवी। पौरी देवी को अपने राज्य में कुलदेवी के रूप में स्वीकार किया, कर लिया। स्वीकार कर लिया मतलब पौरी देवी के रूप में, अपने राज्य की कुलदेवी के रूप में स्वीकार कर लिया। अपने पौरी देवी क्या था, इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करवाई। किसके लिए? प्राण प्रतिष्ठा जो कराया गया वो कहीं ना कहीं पौरी देवी के लिए, पौरी देवी के लिए इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा अपने राज्य में कराए। किस लिए भाई? तो कुलदेवी मान रहे थे। कौन? अच्युत सिंह। तो इसका मतलब है सीधा सीधी कि ये पौरी देवी जो है, पौरी देवी एक कुलदेवी थी अपने राज्य की, सिंहभूम राज्य की माना गया। तो ये पौरी देवी को कुलदेवी किसने माना था? तो भाई अच्युत सिंह ने। यहां तक क्लियर है? अच्युत सिंह। अब अच्युत सिंह के बाद जो हमारा आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक आता है, वह ज्यादा कोई खास नहीं, लेकिन एक क्रमबद्धता को बनाए रखने के लिए एक आता है त्रिलोचन सिंह। क्या नाम आता है भाई? डायग्राम यहां लिखते चले जा रहे हैं। त्रिलोचन, त्रिलोचन सिंह। ठीक है, तो ये जो त्रिलोचन सिंह हैं ये भी सी वंश के ही शासक हुए। अब त्रिलोचन सिंह के बाद एक अर्जुन सिंह प्रथम आए। कौन सा? अर्जुन सिंह प्रथम। इनके बाद एक शासक आए अर्जुन सिंह प्रथम। अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह प्रथम, प्रथम। ठीक है, अर्जुन सिंह प्रथम आए। अब अर्जुन सिंह के प्रथम के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक महत्वपूर्ण स्टोरी है। उस स्टोरी को जरा समझिएगा कि अर्जुन सिंह प्रथम वाराणसी से जो आज बनारस हम लोग बोलते हैं, वाराणसी से क्या करके तीर्थ यात्रा करके ही वापस लौट रहे थे। कौन? अर्जुन सिंह प्रथम। सुन लीजिए, लिखेंगे नहीं इसके बारे में। अर्जुन सिंह प्रथम वाराणसी से सिंहभूम क्षेत्र अपना राज्य लौट रहे थे। इसी क्रम में क्या हुआ कि मुस्लिम सैनिकों ने उसे आकर के पकड़ लिया, और पकड़ करके क्या कर लिया, पकड़ करके उसे सीधे सीधे कटक ले गया, उठा करके सीधे कटक ले गया। जो कटक आप देख पा रहे हैं उड़ीसा में स्थित है। तो ये अर्जुन सिंह प्रथम जो थे मुस्लिम सैनिकों के कब्जे में चले गए। मुस्लिम सैनिकों ने अर्जुन सिंह को उठाकर ले गया। कहां भाई? कटक में। लेकिन जब कटक ले गए तो मुस्लिम सैनिकों ने फिर से क्या किया गया कि 32 अनुयायियों के साथ अर्जुन सिंह को मुस्लिम सैनिकों ने 32 अनुयायियों के साथ वापस सिंहभूम भेज दिया। कहां? सिंहभूम भेज दिया। कहां भेज दिया? सिंहभूम। ये जो हम लिख पा रहे हैं यहां क्या लिखे कि अर्जुन सिंह प्रथम जो थे मुस्लिम सैनिकों ने, अर्जुन सिंह प्रथम को मुस्लिम सैनिकों ने 32 अनुयायियों के साथ पुनः सिंहभूम अपना राज्य उसे वापस भेज दिया। मतलब कह सकते हैं बाइज्जती बरी कर दिया गया, उसके साथ कोई चीज नहीं किया गया। लेकिन फिर भी ये अर्जुन सिंह के बारे में इतनी जानकारी आप रखिएगा। कटक कहां है भाई? तो कटक इसे रखा गया था। कहां? कटक में। कटक ले गया था। कटक ले जाया गया। कटक कहां है आपका? उड़ीसा में। इतना याद होना चाहिए। अब अर्जुन सिंह प्रथम के बाद एक व्यक्ति आते हैं, एक शासक बनते हैं। उस शासक का नाम है जगन्नाथ सिंह द्वितीय। क्या नाम है? जगन्नाथ सिंह द्वितीय। अब इसे हम अगला शासक जो बनते हैं
वह नाम जगन्नाथ सिंह प्रथम, ठीक है, जगन्नाथ सिंह द्वितीय जगन्नाथ सिंह द्वितीय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जगन्नाथ सिंह द्वितीय इस दूसरी शाखा के ये 13वें शासक हुए थे। तो ये जो बने ये 13वां राजा था, 13वां शासक जगन्नाथ सिंह द्वितीय कौन था? 13वां शासक। लेकिन ये बड़ा ही निर्दयी व्यक्ति था, यकीन मानिए इतना क्रूर व्यक्ति था, इतना निर्दयी था, इतना अत्याचारी था कि वहां के लोग इतने परेशान थे, वहां के लोगों को इतना उत्पीड़न किया करते थे कि वहां के लोग जो थे, खास करके जनजाति, इनसे क्या करते थे, जनजातियों पर उत्पीड़न किया करते थे। और इसी के कारण भूइयां जनजातियों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो भूइयां जनजाति ने, आप याद हो जाएगा, भूइयां जनजाति यहां लिख दे रहे हैं, भूइयां जनजाति ने विद्रोह कर दिया, तो भूइयां जनजाति को याद रखिएगा, इस भूइयां जनजाति को, ठीक है, इस 13वां शासक को याद रखिएगा। जगन्नाथ सिंह द्वितीय के शासन काल में एक विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह का क्या नाम था? भूइयां जनजाति। क्या नाम था? भूइयां जनजाति मेरे लाल। और इस दूसरे शाखा कौन सा राजा था, किस क्रम के राजा थे? तो 13वां शासक थे। यहां तक क्लियर है? ये दो महत्वपूर्ण बातें थी। लेकिन इसके बाद जगन्नाथ सिंह के बाद सत्ता जो संभालते हैं वह उनके पुत्र पुरुषोत्तम संभालते हैं। कौन संभालते हैं? पुरुषोत्तम। थोड़ा सा पुरुषोत्तम सिंह क्या की टाइटल तो था, तो पुरुषोत्तम सिंह वंश चल रहा है, तो सिंह ही चल रहा है टाइटल। पुरुषोत्तम सिंह जो कि इनके पुत्र थे, जगन्नाथ सिंह के पुत्र थे। इस क्रम को याद रखिएगा, क्योंकि ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं इधर से नीचे, ठीक है। तो जगन्नाथ सिंह के पुत्र थे कौन? पुरुषोत्तम सिंह। जगन्नाथ सिंह के पुत्र कौन थे भाई? पुरुषोत्तम सिंह। और पुरुषोत्तम सिंह के जो पुत्र थे वह थे अर्जुन सिंह। कौन थे? पुरुषोत्तम सिंह के जो पुत्र थे उस व्यक्ति का नाम था अर्जुन सिंह। ठीक है, ये पुत्र थे, पुरुषोत्तम सिंह के ही पुत्र थे। ठीक है, पुरुषोत्तम सिंह के ही पुत्र कौन थे? अर्जुन सिंह। अब अर्जुन सिंह अपने चाचा को अर्थात विक्रम सिंह को 12 गांवों का एक जागीर प्रदान किया था। क्या किया था अर्जुन सिंह के बारे में समझिएगा कि इनके चाचा थे कौन? इनके चाचा थे विक्रम सिंह। कौन थे? विक्रम सिंह। अर्जुन सिंह का चाचा था, उस व्यक्ति का नाम था विक्रम सिंह। याद रहेगा। अब ये जो विक्रम सिंह थे, इस विक्रम सिंह को 12 गांवों का जागीर दिया था, जिसे सिंहभूम पीर कहा गया। विक्रम सिंह को 12 गांवों का जागीर दिया जिसे सिंहभूम पीर कहा गया। यहां लिख दे रहे हैं, सिंहभूम पीर कहा गया। क्या कहा गया? सिंहभूम पीर कहा गया। इसे याद रखिएगा। ये अर्जुन सिंह के चाचा कौन थे? विक्रम सिंह। तो विक्रम सिंह को 12 गांव दिए और सिंहभूम पीर कहा गया। इसे क्या कहा गया? सिंहभूम पीर कहा गया। लेकिन ये विक्रम सिंह अपना गांव का विस्तार करते रहे। अपने गांव का क्या कर दिए? एक बहुत लंबा विस्तार कर दिए। और जब एक विस्तार हो गया गांव का, जब ये विस्तार कर लिए तो क्या कर लिए इन्होंने? सरायकेला को राजधानी बना दिया। एक साम्राज्य का विस्तार हो गया तो फाइनली इस विक्रम सिंह ने सरायकेला को क्या कर दिया गया? राजधानी। विक्रम सिंह की हम बात कर रहे हैं, यही लिख दे रहे हैं विक्रम सिंह के बारे में। यहां तक समझ में आ गया? विक्रम सिंह, इसकी कहानी समझ लीजिए थोड़ा सा। विक्रम सिंह को 12 गांव का जागीर दिया। किसने दिया? उसका भतीजा अर्थात अर्जुन सिंह ने। जब अर्जुन सिंह ने 12 गांव को जागीर दिया तो उसको बोला जाता था सिंहभूम पीर। क्या कहा गया? सिंहभूम पीर। लेकिन इस सिंहभूम पीर को धीरे धीरे ये विस्तार करते चले गए। कौन? विक्रम सिंह। जब धीरे धीरे ये विस्तार करते चले गए तो क्या हुआ कि इनका साम्राज्य क्या हुआ? पूरा विस्तार हो गया। और जब ये साम्राज्य विस्तार हो गया
तो उन्हीं में से किसको बना दिया राजधानी? सरायकेला को राजधानी बना दिया। कौन? विक्रम सिंह ने। विक्रम सिंह ने सरायकेला को क्या बना दिया गया? राजधानी। अब धीरे धीरे जब सरायकेला की राजधानी बना दिया तो अब क्या हुआ कि बाद में यही राजधानी तब्दील हो जाती है किसमें? राज्य में। किसमें तब्दील हो जाती है? तो इसका मतलब यह हुआ मेरे लाल कि ये जो हम देख पा रहे हैं कि ये जो राजधानी सरायकेला है वो सरायकेला राजधानी एक राज्य का रूप ले लेता है आगे चल करके। सरायकेला राजधानी बनती है, फिर सरायकेला जब राजधानी बनती है तो आगे चल करके राज्य का रूप ले लेती है। तो ये कहानी आपका विक्रम सिंह के बारे में था। अब अर्जुन सिंह के बाद एक शासक आता है, जो अर्जुन सिंह के बाद एक शासक अमर सिंह आता है। कौन? अमर सिंह। आइए अमर सिंह को देख लेते हैं। अमर सिंह कोई खास नहीं, लेकिन एंशियंट हिस्ट्री में अमर सिंह का नाम आता है। आपको याद होगा तो आप बताएंगे कि अमर सिंह का एक साहित्य था, एक पुस्तक रचा था। इनका कृति क्या थी अमर सिंह की? इनका एक कृति था, अमर सिंह का एक पुस्तक लिखे थे। प्राचीन भारत जब पढ़ते हैं इतिहास में तो वहां इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, प्राचीन भारत कालखंड। अब अमर सिंह के बाद एक अंतिम शासक याद रखिएगा, उस शासक का नाम था जगन्नाथ सिंह चतुर्थ। क्या नाम था? जगन्नाथ सिंह चतुर्थ। क्या नाम था? जगन्नाथ सिंह चतुर्थ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के बारे में। एक छोटी सी जानकारी इसके, जगन्नाथ सिंह चतुर्थ। केवल आप इन्हें याद रखिएगा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के बारे में, केवल 2 कामों के लिए। यहां क्या था कि जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के समय क्या था कि जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के समय में 2 हो तथा कोल बहुत ज्यादा उपद्रवी कर रहे थे। हो तथा कोल 2 जनजाति थी, हो और कोल। ठीक है, हो तथा जो कोल थे, ये दोनों जातियां जो थी, जनजातियां जो थी, बहुत ही उपद्रवी थी, बहुत ही उपद्रवी मचा कर रखी थी जगन्नाथ सिंह के शासनकाल में। तो इन उपद्रवी को, हो तथा कोल को कंट्रोल करने के लिए, इन्हें संभालने के लिए जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने अंग्रेजों से सहायता मांगी। क्या मांगी? अंग्रेजों से सहायता मांगी। और पहली बार, यही आता है मेरे लाल, पहली बार सहायता देने के लिए यहां लिख दे रहे हैं, पहली बार अंग्रेजों ने 1767 ईस्वी में, कब? 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में पहली बार अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र में 1767 में आए या प्रवेश किए। ठीक है, 1764 बक्सर का युद्ध याद होगा, 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक सत्ता एकदम कायम हो जाती है हिंदुस्तान पर, और धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता अपने पास ले लेती है, और धीरे धीरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा को अपने कब्जे में राजनीतिक उनका क्या हो जाता है, राजनीतिक क्षेत्र पर कंट्रोल हो जाता है, और आर्थिक शोषण करना भारत का प्रारंभ हो जाता है। इसी क्रम में झारखंड में शिवंश में शासन कर रहा था जगन्नाथ सिंह। तो पहली बार अंग्रेजों का जब प्रवेश हुआ था, यह सवाल आता है मेरे लाल कि पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में किस क्षेत्र में हुआ? तो सिंहभूम क्षेत्र में। किस क्षेत्र में हुआ? सिंहभूम क्षेत्र में। और कब हुआ था? तो 1767 ईस्वी में। कब हुआ था? 1767 ईस्वी में। किस लिए अंग्रेज आए थे? इस जगन्नाथ सिंह चतुर्थ को सहायता प्रदान के लिए। कौन सी सहायता? हो तथा कोल को कंट्रोल करने के लिए। हो तथा कोल को, जो कि जगन्नाथ सिंह को बहुत परेशान करके रख दिया था ये दोनों जनजातियां, इसलिए निमंत्रण देती है अंग्रेजों को पहली बार सिंहभूम आने के लिए। चलिए, अब इस प्रकार से हम लोग देखें, दूसरी शाखा का भी हम लोग गहन अध्ययन कर लिए। तो इसे आप याद रखेंगे क्रम से। ये हम दूसरी शाखा को साइड से इसलिए बताए क्योंकि आपका जेपीएससी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो शासकों को क्रमबद्ध रूप से सजाने के लिए दे दिया जाएगा, तो आप वहां फिसल सकते हैं। तो इन शासकों को जरूर आप एक बार याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं एक लास्ट, आज का आखिरी जो हमारा है ढाल वंश का, या ढालवों का ढाल वंश, लास्ट क्षेत्रीय राजवंश को पढ़ेंगे। बस 1 मिनट में हम लोग निकलेंगे इसे पढ़ करके।
को खास ज्यादा इसका इतिहास जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन जो जानकारी मिलती है उसे तो हमें पढ़ना होगा एग्जामिनर के दृष्टिकोण से। क्या पता कब क्या पूछ देगा। ढाल वंश, ढाल वंश, ढाल वंश, ढाल वंश मतलब ढाल भूम, ढाल भूम। अभी देखेंगे कि ढाल भूम अभी जो मिलेगा आपका पूर्वी सिंहभूम में मिलेगा। यह पूर्वी सिंहभूम में ढाल भूम है, वहां ढाल भूम, ठीक है। तो ढाल वंश के बारे में ज्यादा जानकारी हमें उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन जो जानकारियां हैं, सबसे पहली बात तो ये कि ढाल वंश जो आपका है इसका जो विस्तार है सिंहभूम क्षेत्र में ही है। इसका विस्तार कहां है भाई? सिंहभूम में, सिंहभूम में। कौन सी सिंहभूम? तो पूर्वी सिंहभूम, याद रहे। ये ढालभूम जो अभी वर्तमान समय में कहां है? तो पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में। तो इसका मतलब वर्तमान समय का पूर्वी सिंहभूम में यह विस्तार था, ठीक है। तो ये ढाल वंश में अब हम लोग देखा जाता है कि संस्थापक के जो पिता थे, इनके संस्थापक की जानकारी हमें उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन यहां तक की जानकारी है कि इस संस्थापक के पिता, संस्थापक के पिता जो विवाह किए थे, संस्थापक के पिता धोबी जाति के थे। कौन थे? धोबी जाति। संस्थापक के पिता धोबी जाति तथा माता ब्राह्मण जाति की थी, ब्राह्मण जाति की थी। यहां तक क्लियर है? जाति की थी, मतलब ये धोबी जाति के थे। कौन? संस्थापक के पिता। संस्थापक के पिता की बात की जा रही है। तो संस्थापक के पिता धोबी जाति के थे और माता ब्राह्मण जाति की थी। लेकिन इसके वंश, इसके कालखंड में नरबलि प्रथा प्रचलित थी। नरबलि प्रथा प्रचलित थी। इसके शासनकाल में नरबलि प्रथा का प्रचलन था। नरबलि, लोगों की हत्या की जाती थी, बलि दी जाती थी, नरबलि प्रथा का प्रचलन था, प्रचलन, ठीक है। नरबलि प्रथा का प्रचलन था इसमें, ढाल वंश में। इस प्रकार से हम लोग देखने का प्रयास किए। इस क्षेत्रीय राजवंश आज का क्लास में समाप्त हो गया। अब नए सेशन के साथ, नए विषय वस्तु के साथ अगले समय में मिलते हैं। लेकिन फिर भी इस बात को मैं कह दूं कि इस वीडियो को जरूर आप शेयर करें और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें, तभी आपको समझ में आएगा। आगे की बातचीत अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।